वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। ऐसे 4 से 5 वीडियो तो मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे। इसमें ये खुलेआम कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को सभा संबोधित करते होते, जब कर रहे होते हैं तब, कि इस बार 400 पार आना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का संविधान अगर बदलना है तो 400 पार आना। मजे की बात यह है कि पूरे गुजरात में जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना है, राजकोट लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला का वो निवेदन, जिससे पूरा राजपूत समाज आंदोलित हो चुका है, आक्रोश में है, उस राजकोट सीट पर नरेंद्र मोदी साहब आज नहीं जाने वाले, ना कल जाने वाले। भाई साहब, आपका और अमित शाह साहब का भी जो गठबंधन है वो भी बहुत सारी मजबूरियों के चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। वहां भी कोई आदर या स्नेह या सत्कार या प्रेम वाली बात नहीं है। ये हम आप दर्शकों को बता दें। आपका हर एक रिश्ता जो है वो साम दाम दंड भेद की नीति पे टिका हुआ है। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वक्त हाल के समय में चुनावी माहौल है, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। भाषणबाजी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार जो है वो एक के बाद एक सभाएं और भाषण और रैलियां, और जहां हो सके वहां पे रोड शो, जैसे गुजरात में है अभी, आज हमारे प्रधानमंत्री आज गुजरात में है। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरे गुजरात में जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बना है, राजकोट लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रूपाला का वो निवेदन, जिससे पूरा राजपूत समाज आंदोलित हो चुका है, आक्रोश में है, उस राजकोट सीट पर नरेंद्र मोदी साहब आज नहीं जाने वाले, ना कल जाने वाले। सौराष्ट्र का प्रवास जरूर वो कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जामनगर में करेंगे, जो कि सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है राजकोट से। लेकिन राजकोट में आज उनकी कोई इस चुनावी सभा, इस 7 तारीख को तो गुजरात में चुनाव है ना, गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों पर, सीटों पर 7 मई को चुनाव है, और ये इसके बाद का और कोई दौरा बनता हुआ दिखाई देता नहीं है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जो एक ही दौरा है जो उन्होंने 2 दिन का रखा हुआ है, वो दौरा, उस दौरे में, उस चुनावी दौरे में राजकोट नहीं है जहां से ये पूरी आग लगी हुई है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री, ये इनकी फितरत है, ये इनकी क्या कहें इसको, प्रकृति है, ये इनका नेचर है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला को छोड़ दिया कि तुम देख लो भैया अपने हिसाब से, हम राजकोट में आके सभाएं नहीं करेंगे, लोगों को संबोधित नहीं करेंगे। दूसरी ओर जो राजपूत समाज है, उन्होंने भी बहुत ही सूझबूझ वाला निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन की आड़ में अगर कोई ऐसी कोई घटना या हीन कृत्यों को अंजाम देने की कोशिश अगर कोई और करेगा तो नाम हमारा बदनाम होगा। तो उन्होंने वो एक घोषित कर दिया कि प्रधानमंत्री के प्रवास का हम लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी गरिमा रखना हमको आता है। मर्यादा और संयम का जो उदाहरण पेश हो रहा है राजपूत समाज के द्वारा, वो एक अद्भुत है, जिसको मानना पड़ेगा, उनकी सूझबूझ को भी मानना पड़ेगा। पाटीदार आंदोलन जब होता था वैसा ऐसा नहीं होता था, ओबीसी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ, दलित आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन राजपूत आंदोलन में मर्यादा और संयम का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, और उसके साथ साथ उतना ही एग्रेशन भी, आक्रामकता भी जहां जरूरत है वहां दिखाई जा रही है। तो ये पहले मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं गुजरात का, और उसके बाद मैं आज की खबर पर आता हूं। तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, उनको बेचारे को
इतना अनाप शनाप अनर्गल और झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या बताएं, क्या पूछें। तो महाराष्ट्र में एक सभा में थे वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो हमको लगा आपको सुनाना चाहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कुछ जो है गजब का एक पलटवार किया है, उसको भी हमको आपको दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। शुरू करते हैं यहां से, ये सुनिए मोदी महाराज क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर उस पर हम टिप्पणी करेंगे। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे, और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको। अब ये खुद झूठ बोल रहे हैं, मैं बताऊं कैसे। वो कह रहे हैं कि ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई कि डरा रहे हैं कि मोदी आएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। भाई वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो कैंडिडेट्स हैं, आपके आपकी पार्टी के जो लोकसभा के कैंडिडेट्स हैं, उनके ढेरों वीडियोस जो है वो वायरल हैं, जिसमें वो कहते हैं, चाहे वो राजस्थान के हो या मध्य प्रदेश के हो या तेलंगाना के हो उम्मीदवार या फिर उत्तर प्रदेश के हो, ये कहते हुए दिखाई सुनाई पड़ते हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, है ना। चाहे वो मुझे ठीक से अगर याद हो तो झुंझुनू की जो प्रत्याशी है वो, या तो वो एक्स शायद वहां की है जनप्रतिनिधि। ऐसे 4 से 5 वीडियो तो मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, इसमें ये खुलेआम कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को सभा संबोधित करते होते, जब कर रहे होते हैं तब, कि इस बार 400 पार आना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का संविधान अगर बदलना है तो 400 पार आना पड़ेगा। ये वीडियोस हैं, वायरल हैं, आप ही के द्वारा नॉमिनेट किए गए, चुने गए उन कैंडिडेट्स के जो कि इस लोकसभा चुनाव में भिन्न भिन्न राज्यों से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही की पार्टी के। तो वो कहाँ गलत कह रहे हैं, जब आपके प्रत्याशी ये खुलेआम कहते हैं तो उसी का हवाला देकर तो कांग्रेस या तो इंडिया गठबंधन जो है वो कहता है। इसमें कौन सी बुरी बात है, कौन सी गलत बात है जो आपको इतना बुरा लग जाता है। ये बात पॉइंट नंबर 1 था। अब उसी में पॉइंट नंबर 2, गालियां बहुत देते हैं और मुझे ये हड़काते हैं। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं मोदी साहब। आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आपसे ज्यादा बुराई तो है व्यक्तिगत रूप से, मतलब किसी मतलब पर्सन मीनिंग को, किसी व्यक्ति को अगर निशाना बना के जो उसके बारे में कुछ भी बोलना हो तो वो तो भाई साहब आपसे ज्यादा कोई करता नहीं है। आप वो नेहरू बेचारे चले गए 1964 में 5 में, अभी तक उनको आप जो है बख्श नहीं रहे। नेहरू ने वो किया, नेहरू ने ये किया, फिर इंदिरा गांधी ने वो जो आइलैंड था वो दे दिया। आधी अधूरी जानकारी आप देते हैं, देश को सच बात कभी बताते नहीं है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो है उस पर कभी आप पूरी तरह से बात करते नहीं है। राजीव गांधी को भी आप छोड़ते नहीं है, और ये सोनिया गांधी को तो आपने पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है आज तक। वो तो हमको हमको अच्छा भी नहीं लगता किसी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना। जैसे आपके बारे में जो कहा जाता है वो भी हम नहीं बोलते, उनके बारे में भी जो आपने कहा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन देश जानता है, देश जानता है कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी झूठी बातें हैं, जो मृतक हैं उनके लिए भी बोलते हैं, और हमेशा जो है वो रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाते हैं। जैसे वो राहुल गांधी कहते थे, हमको बड़ा अच्छा लगा था वो बात कि गाड़ी चलाते वक्त अगर आप वो रियर व्यू मिरर में देखेंगे कि पीछे क्या हो रहा है तो आगे गाड़ी कैसे चला पाओगे भाई। तो मोदी साहब आप तो वही काम करते हैं, तो आपके मुंह से ये सुनना ये अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए एक दूसरा झूठ है जो वो बोले इस सभा में, ये भी सुनाता हूं मैं आपको। ये आज इसलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से
उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। अब ये इसलिए खड़े हैं, कैसे खड़े हैं आपके साथ भाई? किस लिए खड़े, कौन खड़ा है आपके साथ? आपने जिस तरह से सत्ता हासिल की है और सत्ता को टिकाए रखने की जो आपने जो कोशिशें की हैं, वो अब देश के सामने है। आप ही जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिनका मंच से आपका नाम लेते हैं, उनके घर फिर ईडी और सीबीआई भेजते हैं, फिर वो डर के आपके पास आपकी वॉशिंग मशीन या तो वॉशिंग लॉन्ड्री में आ जाते हैं, उसी में आप धुल के उनको जो है फिर एकदम स्वच्छ और एकदम इज्जतदार बना देते हैं। कौन कितने लोग हैं जो आपके साथ प्यार से जुड़े हैं, चाहे वो आदिवासी हो या दलित हो या कोई भी हो या ओबीसी हो या कोई भी हो या अपर कास्ट हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का नेता हो, किसी की दल का नेता हो, ऐसा एक चीज बताइए, एक उदाहरण बता दीजिए महाराज की, कौन है जो आपके प्रति स्नेह, आदर और सम्मान के भाव से आपके साथ जुड़ा हो, ऐसा एक व्यक्ति आप बता दीजिए। भाई साहब, आपका और अमित शाह साहब का भी जो गठबंधन है, वो भी बहुत सारी मजबूरियों के चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। वहां भी कोई आदर या स्नेह या सत्कार या प्रेम वाली बात नहीं है, ये हम आप दर्शकों को बता दें। आपका हर एक रिश्ता जो है वो साम दाम दंड भेद की नीति पे टिका हुआ है। इसमें प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान, स्वीकृति, ये सब चीज नहीं है तो कौन खड़ा आपके साथ? आपके साथ तो डर के मारे खड़े हैं सब लोग, जितने भी खड़े हैं। कोई प्यार से और कोई क्या कहते हैं उसको कि मतलब आदर से आपके प्रति बहुत मान हो, ऐसे नहीं जुड़े आपके साथ, डर से जुड़े हुए हैं। तो ये भी झूठ है आपका। फिर एक और झूठ उन्होंने कहा, वो भी सुनाता हूँ आपको, ये भी सुनिए। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। अब यहाँ भी इतना बड़ा एक अपने आप को आईने में देखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आदमी जब उंगली उठा के किसी की ओर जो है चिन्हित करता है, तो उसको देखना चाहिए कि जो तीन है पीछे वाली, ये नीचे वाली, वो अपनी खुद की ओर आती है, वो इंगित होती है फिर अपनी खुद की ओर। सबसे बड़ा उदाहरण फेक वीडियो बनाने का, और जो फैक्ट्री आपकी सोशल मीडिया, आईटी मीडिया सेल जो भारतीय जनता पार्टी की चलाती है, झूठे नकली वीडियो बनाने की, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो राहुल गांधी का वो वीडियो है जहां पे राहुल गांधी के भाषण को एडिट किया गया। और ये जो आपने सुना होगा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये सबसे बड़ा फेक वीडियो बनाने की आपकी जो क्षमता और आपका जो क्या कहते हैं कि उसमें महारत है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये। क्योंकि वो पूरा वीडियो तो ये था कि राहुल गांधी आप ही की एक तरह से मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि आप ही ने कहा था हमारे गुजरात के बनासकांठा के किसानों को कि आपके यहाँ इतना आलू पकता है और यहाँ पे वो चिप्स बनाने वाली और फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में सोच रहे हैं। तो आप एक जमाना ऐसा आएगा कि आप इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। ये कथन आपका है। ये राहुल गांधी तो इसको मिमिक कर रहे थे, पर वो वीडियो काट के फेक बना के उनके नाम पे आपकी आईटी सेल ने चला दिया और वो आदमी जो है बेचारा पप्पू बन गया। इससे बड़ा उदाहरण तो क्या, बाकी तो ढेरों उदाहरण है। तो ये काम तो आप करते हैं भाई, आपके चेले चपाटे करते हैं, आपके जो वो आईटी मीडिया सेल वाले हैं, सोशल मीडिया आईटी सेल वाले, वो सब करते हैं। तो वो काम आपका है, तो दूसरों पर क्यों आप आप मतलब ऐसे उंगली दिखा रहे हैं? इसका मतलब बनता नहीं कुछ। फिर एक आखिरी उन्होंने इस सभा में जो एक और झूठ बोला, वो भी आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई,
हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। अब यहां भी झूठ है। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए 272 से ज्यादा सीटें चाहिए। एक्चुअली वो 272 एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास एग्जैक्ट आंकड़ा है तो आपको डर रहता है कि फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग होगा और आपके कुछ लोगों को खरीद लिया जाएगा, ये सब का आपको डर रहता है। तो टेक्निकली 272 चाहिए। हाँ, पर अगर आपके पास उससे ज्यादा हो तो आप थोड़े सलामत महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन फिर एक जो बड़ा झूठ है वो ये कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो 272 सीटों पर भी लड़ रही हो। अब ये झूठ है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक मुख्य दल है और कांग्रेस 290 बैठक जो है लोकसभा की, 290 सीट्स जो है, जो मेरे पास आंकड़ा है, 290 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है जो तुरंत पकड़ा जाएगा? आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाएंगे, साइट पे जाएंगे, आपके पास 50 और सोर्सेस हैं ये जानने के इंटरनेट के जमाने में कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर कहां से लड़ रही है और उम्मीदवार का नाम क्या है। मैं आपको 290 सीटें बोल के गिना सकता हूं, लेकिन मैं आप पे छोड़ूंगा। आपको अगर मेरी बात पे शंका है तो आप गूगल कीजिएगा, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइएगा, आप जो क्रेडिबल न्यूज सोर्स एजेंसीज जो होती है वहां पे उन पे साइट पे जाइएगा। अरे कुछ नहीं, आप हिंदू अखबार पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। 290 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ये महाराष्ट्र में भरी सभा में लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है विपक्ष में जो कि 272 सीट पर चुनाव लड़ती है। कितना फेंकेंगे आप? ये समझ में नहीं आता महाराज, कितना फेंकेंगे आप? फेंकने की एक लिमिट होती है, आपके पास तो कोई लिमिट है ही नहीं। ये पूरे इनके द्वारा जो झूठ बोले गए हैं ना, जुमले फेंके गए हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो पूरे जुमलों का एक कंपाइलेशन जो है वो तेजस्वी यादव ने एक अपनी सभा में जो है वो ब्लूटूथ, जैसे ये होता है ना, जैसे ये है मेरे पास, ऐसा ब्लूटूथ आपके पास भी होगा ये डिवाइस, जैसे ये मेरे पास ब्लूटूथ डिवाइस है, इसको मोबाइल से किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लूटूथ डिवाइस को उन्होंने मोबाइल से कनेक्ट करके वो माइक पे जो है ना वो पूरा कंपाइलेशन सुना है भीड़ को, इकट्ठा हुई भीड़ को। तो वो मैं आपको सुनाता हूं। तो यहाँ ये जो है पूरा जवाब वैसे उनको मिल भी जाता है नरेंद्र भाई को, लेकिन अब उनको सुनना कहाँ है, उनको तो अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन ये हमारे जैसे, आपके जैसे देश के नागरिकों के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए इसको। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो,
जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? तो ये पूरा एक कंपाइलेशन किया तेजस्वी यादव ने, उसकी टीम ने किया होगा पता नहीं, लेकिन वो सुनाया। तो वही बात है ना, बात तो यही है कि कितना झूठ बोलेंगे आप सर, और कितना झूठ सुनना पड़ेगा देश को, देश की जनता को आपसे। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, झूठ आप बोले, जुमले आप फेंके, है ना। विपक्ष को भी जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश आप ही के आईटी मीडिया सेल की ओर से हो, और फिर आप आरोप दूसरों पर लगाए कि लोग मुझे गालियां देते हैं। कोई कोई गालियां आपको क्यों देगा भाई? आप अच्छा काम करेंगे तो काम की प्रशंसा होगी, अगर काम ठीक नहीं होगा तो काम की बुराई होगी, सीधी सी बात है भाई। आपको यहाँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, आप विक्टिम कार्ड कैसे खेल सकते हैं? प्रचंड बहुमत है आपके पास 10 साल, और फिर भी आप कहें कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान करने के लिए किसी को छोड़ा है क्या आपने? ये आपका जो ब्रह्मास्त्र और ये जो है अस्त्र सब, ये आपके ईडी और सीबीआई और आईटी, ये सब कहीं किसी को छोड़ा हुआ है क्या? क्या आपको परेशान कर सके? दो चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल के रखे हुए हैं, है ना। कौन है? कांग्रेस का पैसा जो है रोक के रखे हुए हैं। परेशान कौन कर रहा है आपको, ये बताइए। और किसकी ताकत और हिम्मत है अभी इस देश में कि आपको परेशान कर सके? क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? और फिर कहते हैं कि मैं तो बोलता ही नहीं, आप बोलते हैं। इतना झूठ, ये तो गलत बात है। ये जो सुना रहे थे तेजस्वी यादव, उसमें वो गैस की सिलेंडर की बात आई थी। तो हमारे पास एक महिला है, इनकी बाइट हमारे पास पड़ी हुई है। गैस के सिलेंडर की बात, गैस के सिलेंडर की बात की ना अपने एक पुराने भाषण में, आपने सबने सुना कि मोदी जी बड़ी चिंता कर रहे हैं। अब ये ताजा एक महिला की, ग्रामीण महिला है, गैस के सिलेंडर को लेकर वो कुछ कह रही है। मैंने सोचा आपको कार्यक्रम समाप्त करने से पहले वो सुनाई दे, ताकि एक और झूठ है उसका पर्दाफाश भी हो जाए। ये सुनिए। अच्छी बात है कि जो आज यहाँ तक आए गए हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पड़ पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पड़ पड़ा हुआ हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी। हाँ। तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। पैसे की वजह से गैस पे? हाँ। तो इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए, किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी करे है, और क्या किसान है आदमी। तो पैसा नहीं है तो फिर वो गैस का सिलेंडर तो अगर रिफिल करवाना है तो पैसा चाहिए भाई। और पैसा 1100, 1200 रुपया चाहिए आपको। अगर सब्सिडी मिलती है तब भी 750 चाहिए। वो पैसा तो नहीं है।
तो कौन सी महंगाई कमी आपने कर दी महंगाई में, कौन से आपने जो है इस देश की जनता के जीवन धोरण को आपने सरल और सामान्य और जीने के लायक, वो अफोर्ड कर सके जीवन को, ऐसा क्या कर दिया आपने हुजूर? ये तो जवाब आप देते नहीं है कभी। और फिर झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। गजब कर रहे हैं महाराज। गजब कर रहे हैं। तो ये जो झूठ को डिकोड करने की बात थी नरेंद्र मोदी साहब के, एक के बाद एक झूठ को का जो पर्दाफाश करने की बात थी, उन्हीं के भाषण से लेके वो जो कह रहे हैं उसी को हाथ में मतलब आपको दिखा के सुना के फिर उस पर जो है हमने आपको जानकारी दी। ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ, 24-25 मिनट का हो चुका है, लेकिन हमको लगा कि आपको इस पर आप बात करना जरूरी है आपके साथ, तो हमने की। अब आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ये आप हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और अच्छी लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, आप सबके समर्थन से, आप सबके सहयोग से। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।